बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं केडीबी लाइव पर और इसी तरह की खबर सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हैं केडीबी लाइव के माध्यम से तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमसे इसके बारे में जानकारी लीजिए और अपने बिजनेस को प्रमोट करें, प्रचार करें। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर के बारे में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के नवादा जिले में महादलितों के घरों को आग लगाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब नंदू बिहार पुलिस का रिटायर्ड जवान है, जब पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। नंदू का बेटा भी पुलिस गिरफ्त में है। जब बुधवार रात करीब 100 से 150 लोगों ने फायरिंग करके मुफस्सिल थाना इलाके की भदोखरा पंचायत के देदोरा गांव स्थित कृष्ण नगर टोले में हमला किया था। आरोपियों ने महादलित परिवार के घरों को आग के हवाले कर दिया। जब उस वक्त घरों के बाहर बैठ करके सभी खाना बना रहे थे। जब हमलावरों ने उनके घरों में एक एक करके आग लगाना शुरू कर दिया। घटना की भयावहता को देखते हुए महिलाएं एवं पुरुष अपने बच्चों को लेकर के घर छोड़ करके भागने लगे। घरों के अंदर बंदी बकरियां और मुर्गियां आग की भेंट चढ़ गई। हमलावरों ने आग लगाने के साथ ही कुछ घरों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। इस कांड का मास्टरमाइंड 70 साल का नंदू पासवान बताया जा रहा है। वह बिहार पुलिस में सिपाही था और 2014 में रिटायर हो चुका है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 4 एक्सप्रेस वे निर्माण पर 59,173 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आपको बता दूं कि बिहार में 4 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, जिसमें पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा जिला में होते हुए पूर्णिया जाएगा। दूसरा नंबर पर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के 8 जिलों के गुजरते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज होकर के गुजरेगा। तीसरा एक्सप्रेस वे है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे। ये एक्सप्रेस वे बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई तथा बांका जिले से होकर के गुजरेगा। चौथा एक्सप्रेस वे है आमस टू दरभंगा एक्सप्रेस वे। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है। ये 7 जिलों से होकर के गुजरता है, जिनमें अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली और फिर समस्तीपुर शामिल है। इसके निर्माण से कई जिलों की तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चलाए जा रहे आयुष्मान भारत योजना की तरह ही अब बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना का संचालन किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ आगामी 22 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाली एक कार्यक्रम में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक मृत्युंजय कुमार ने बताया है कि इस कार्यक्रम में भोजपुर जिले से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए 50 लाभार्थी शामिल होंगे, जिसके चयन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक लाभार्थी सदर अस्पताल परिसर स्थित आयुष्मान भारत योजना के कार्यालय में संपर्क करके इस सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लाभार्थियों के पटना आने जाने और फिर रहने खाने का खर्च भी विभाग के तरफ से किया जाएगा। जहां आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष यानी कि हर साल सरकारी और फिर रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक निःशुल्क इलाज की राशि 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख होने वाली है। यानी कि अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक एक साल में कोई भी इलाज करा सकते हैं, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, जो कि रजिस्टर्ड है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड अब बिना शर्त बनाया जाएगा। बहरहाल जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्धारित लक्ष्य 21 लाख से अधिक से लगभग 10 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है, जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक विवादित बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आक्रोशित कर दिया है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने बयान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार को गुंडों के हाथों में सौंप दिया है। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिजाज बिगड़ गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, लोगों की जान ली जा
रही है और अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ गई है। जय तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार सरकार चुप क्यों है। जय इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये अभी कभी भी खत्म नहीं होगा, यह क्योंकि सरकार इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। इतना ही नहीं, आगे तेजस्वी यादव ने अपने बयान को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जहां पर उन्होंने लूट, अपहरण और फिर महिलाओं पर हो रहे अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। जब बिहार के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो फिर मोकामा में गंगा नदी में लगातार हो रही वृद्धि से निचले इलाकों में हाहाकार मच गया है। नीतीश बाढ़ से उपजे हालात को देखने के लिए निकल पड़े हैं। बाढ़ अनुमंडलीय प्रखंड के बरहरपुर, कन्हैयापुर, हाथीदह और भी कई सारे गाँव में गंगा का पानी गाँव में घुस चुका है। अधिकारी हरकत में आ गए हैं और बचाव राहत कार्य में जुट गए हैं। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों के 1000 क्षतिग्रस्त पुलों की जगह अब नए ब्रिज निर्माण में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मदद करेगी। यही नहीं, केंद्र ने 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का भी भरोसा नीतीश सरकार को दिया है। साथ ही बिहार के संपर्कता से छूटी 7209 बसावटों को PMGSY 4 में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जब गुरुवार को दिल्ली में बिहार के ग्रामीण सड़कों और फिर पुलों को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अमित शुक्ला और फिर कई सारे नेता मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार सरकार की ओर से ग्रामीण सड़कों पर लगभग 1000 क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नए पुल, नवसृजित कटाव के कारण प्रस्तावित पुल के साथ छोटे पुलों के निर्माण कराने का आग्रह किया है। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिलावार संख्या, लंबाई एवं अनुमानित राशि की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य के पदाधिकारियों को दिया है। दोस्तों, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर निकलने वाला है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्तीय वर्ष में होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और फिर लैब टेक्नीशियन सहित दर्जन भर पद शामिल। अक्टूबर 2024 से बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब स्वास्थ्य विभाग ने पहले 65% आरक्षण के आधार पर जिले से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियरेंस करके रिक्तियां मांगी थी। जब मगर बड़े आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद फिर से विभाग ने पुराने प्रावधानों के आधार पर ही बहाली कराने का फैसला किया है। जहां अगले 6 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को कुछ पदों के लिए जिलों से 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस करके वैकेंसी भी आने लगी है। जो उम्मीद है कि लगभग सभी पदों की वैकेंसी रोस्टर के साथ अगले महीने तक मिल जाएंगे। दोस्तों, नक्सली कनेक्शन को लेकर के गुरुवार की सुबह 6 बजे से ही जदयू के पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर पर NIA की टीम छापेमारी करना शुरू कर दी थी। ये छापेमारी देर रात 12:30 बजे तक चली। इस दौरान NIA की टीम ने AP कॉलोनी स्थित मनोरमा देवी के आवास से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश की बरामदगी की है। जो नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई थी। इसके साथ ही टीम ने कई हथियार भी जब्त किए हैं। कैश और हथियार को NIA की टीम गया पुलिस के सहयोग से अपने साथ ले गई है। जब वहीं पर इस मामले में मनोरमा देवी ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि सारे कैश हमारे कंपनी के हैं और फिर हथियार हमारे गार्डों के हैं। NIA के सामने सारे कागजात हमने प्रस्तुत किए हैं। मनोरमा देवी ने कहा कि हम राजनीति से जुड़े हैं, या हमारा बिजनेस भी है, होटल भी चलाते हैं और ठेकेदारी भी करते हैं। सारी चीजें लेखा जोखा हमने NIA को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी रुपए बरामद हुए हैं उसके भी कागजात हमने दिखा दिए हैं। हमारी ठेकेदारी भी चलती है और फिर इसको लेकर के लेबर को पैसा देना रहता है। हालांकि कितना पैसा जब्त किया गया है इस बात की जानकारी मनोरमा देवी ने नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि जितना भी पैसा है सारा हमारा है। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में दबंगों का दबदबा देखने को मिला था। जब बीती रात कुछ बदमाशों ने महादलित की बस्ती में घुसकर के 80 से ज्यादा घर जला दिए। जब अब इस घटना की निंदा करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान कहा कि राज्य के यानी कि बिहार सरकार मामले की जांच कर रही है और फिर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि NDA सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करें। ऐसी घटना करने की हिमाकत भविष्य में कोई भी ना कर सके, इसके लिए न्यायिक जांच की मांग करता हूं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा है कि पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और फिर मेरी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदना है। मैं जल्द ही घटनास्थल का दौरा करके पीड़ित परिजनों से मुलाकात करूंगा।
दोस्तों पूर्णिया रेंज के आईजी आईपीएस शिवदीप लांडे के नौकरी छोड़ने के बाद से चर्चा है कि वे प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से 2 अक्टूबर को निकल रही पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जहां अटकल ये भी लगाया जा रहा है कि पटना शहर की किसी भी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव 2025 लड़ सकते हैं। जहां पटना में सिटी एसपी रह चुकी लांडे लोकप्रिय अफसर रहे हैं, जिनका नंबर लड़कियां इमरजेंसी के लिए सेव रखती थी। जब लांडे का अगला कदम साफ नहीं है और जनसुराज से लेकर के चुनाव की बातें अटकल है, लेकिन इन चर्चाओं से उन पुलिस अफसर की याद ताजा हो गई है जिनमें कुछ का राजनीति में काम बन गया है और कुछ नाकाम साबित हुए हैं। जहां एसपी लांडे से पहले दरभंगा की एसएसपी और फिर 2019 बेंच की आईपीएस कामिया मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया था, जो कि ओडिशा की रहने वाली है। जहां इस लोकसभा चुनाव में असम कैडर के 2011 बेंच के आईपीएस अफसर आनंद मिश्रा नौकरी से इस्तीफा देकर के बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 47,000 वोट ही जुटा पाए। आनंद मिश्रा चौथे नंबर पर रहे। अब वे प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ जुड़ चुके हैं। जब बिहार में डीजी पद से रिटायर हुए 1987 बैच के सुनील कुमार जेडीयू से जुड़े और 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ मंत्री भी बन गए, लेकिन पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू और फिर बीजेपी के बीच में फंस करके बक्सर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने तक नहीं पाए। 2009 में भी गुप्तेश्वर पांडे ने बक्सर लोकसभा सीट से लड़ने के लिए वीआरएस लिया था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो फिर बाद में सरकार ने नौकरी में वापसी की अर्जी मंजूर कर ली। आगे डीजीपी बनकर के रिटायर हुए, तो फिर विधानसभा में भी चांस नहीं मिलने के बाद अब भगवा धारण करके प्रवचन करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तमिलनाडु कैडर के 2 रिटायर आईपीएस बिहार आए पर नाकाम रहे। जब बीके रवि ने कांग्रेस, जबकि करुणा सागर ने आरजेडी का दामन थामा था, दोनों को टिकट नहीं मिला। बाद में करुणा राजद छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। वहीं पर नीतीश सरकार में मंत्री सुनील कुमार से पहले बिहार में जो पूर्व आईपीएस राजनीति में सफल रहे हैं, उनमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे निखिल कुमार और फिर आईजी रहे ललित विजय सिंह शामिल है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने एक देश एक चुनाव को लेकर के मोदी सरकार के समर्थन में है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि हमें खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव के संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही एक देश एक चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की वकालत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस साल 17 फरवरी को दिल्ली में पार्टी के नेता ललन सिंह के साथ पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से मुलाकात की थी और एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जदयू के नजरिए से संबंधित आधिकारिक ज्ञापन सौंपा था, जब उसमें बताया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री और फिर हमारी पार्टी जदयू का मानना है कि सुशासन की संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक देश एक चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम होगा। संजय झा ने कहा है कि इससे पहले 2018 में भी भारत के विधि विधान आयोग द्वारा आमंत्रित सुझाव के जवाब में मुख्यमंत्री और फिर जदयू ने लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की नीति को अपना समर्थन दिया था। दोस्तों बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए राहुल गांधी को नमक हराम करार दे दिया। जब दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी से ज्यादा गंदा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, जब वो नमक हराम है। देश का नमक खा करके विदेश की धरती पर जाकर के भारत का विरोध और फिर देश विरोधी बातें करते हैं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ये लेटर वार क्या करेंगे, पहले देश का वार तो रुकवाएं, बाहर जाकर के देश के खिलाफ वार कर रहे हैं और फिर यहाँ लेटर वार कर रहे हैं। या देश के ऊपर प्रहार करना बंद करें और फिर देश विरोधी गतिविधियों को बंद करें, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले भी दिलीप कुमार जायसवाल ने राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में दिए गए बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत की जनता अब धीरे धीरे राहुल गांधी से नफरत करने लगी है। वह विदेश जाकर के भारत को बदनाम करते हैं, भारत की जनता इसको कभी भी सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा था कि देश से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में विदेश में जाकर के बोलना सही नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विदेश में देश की सुरक्षा को आघात पहुंचाने वाले दोषियों पर बोलने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीते दिनों विदेश में कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची हुई है। दोस्तों बिहार के नवादा जिले में 18 सितंबर को भीषण आगजनी की घटना हुई, जब यहाँ पर महादलित टोले में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कई घरों में आग लगा दी गई। जहाँ आज तक की एक रिपोर्ट की माने तो करीब 80 घरों में आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन 21 घरों में आग लगाने की बात कह रहे हैं। जब नंबर चाहे जो भी हो, लेकिन अब इस घटना के पीड़ितों का दर्द सबके सामने आ रहा है।
दोस्तों बिहार में मानसून सीजन के दौरान कई जगहों पर चापाकल यानी कि हैंडपंप और बोरिंग से अपने आप पानी निकल रहा है। जी हाँ, बिहार के वैशाली, समस्तीपुर, सारण, पटना समेत अन्य जिलों में नदी के आसपास मौजूद इलाकों में ऐसी घटनाएं इन दिनों अक्सर नजर आ रही। आम लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय हो सकता है, लेकिन बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए ये आम बात है। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश और बाढ़ के समय ऐसा होना सामान्य है और जब नदियों का जलस्तर जमीन के लेवल से ऊपर पहुंच जाता है तो फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों में बोरिंग और हैंडपंप ओवरफ्लो होने लगते हैं। जब बिहार के वैशाली जिले के देसरी प्रखंड के खोरमपुर में गुरुवार को पंप सेट से अपने आप पानी बहने लगा। आसपास के गाँव में भी मौजूद चापाकल में ऐसा नजारा दिखाई दे रहा था। जब दरअसल गंगा नदी के जलस्तर में बीते लगभग एक सप्ताह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में वैशाली और समस्तीपुर जिले के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। घर, स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है, सड़कें भी डूब गई है। दियारा इलाके में रहने वाले लोगों के घर कटाव की जद में आ गए हैं। जानकारों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में अक्सर बोरिंग और चापाकल से अपने आप पानी निकलने लगता है। जब भूजल का स्तर बढ़ जाता है, जमीन से पानी भी ओवरफ्लो होने लगता है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरता है, वैसे वैसे बोरिंग के और चापाकल से अपने आप पानी निकलना बंद हो जाता है। दोस्तों बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर काफी वक्त से मुद्दा बना हुआ है। वहीं पर इस मुद्दे पर अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसी महीने के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। जब करीब 5,75,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है। जब सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग राज्य सरकार कराएगी, यानी कि बिहार सरकार। जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये बातें बुधवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से कही है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे। इससे पहले दोनों मंत्रियों ने जन सुनवाई में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया। शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऐसी नीति बने जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया है कि राज्य में यानी कि बिहार में पहली से 12वीं तक के 75,000 से अधिक स्कूल और फिर उनमें 1,80,00,000 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। 1,10,00,000 बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील दिया जाता है। ऐसे कमियों की खबर आती रहती है और फिर उन कमियों को दूर किया जाता है। शिक्षा मंत्री ने TRI 3 के रिजल्ट को लेकर के कहा है कि हमने BPSC से परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित करने का आग्रह किया है। रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई वैकेंसी की अधियाचना हमने भेजी है। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद रोस्टर में बदलाव कर वैकेंसी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सरकारी विद्यालय में छोटे छोटे मरम्मत कार्य करने के लिए प्रधान अध्यापकों को 50-50 हजार रुपए आवंटित किए जाएंगे। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किसानों को 25% तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के किसान राज्य सरकार की कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना के तहत एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सामान्य फसल को भी 10 गुना अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और फिर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपको बता दूं कि बिहार में मखाना, शहद, मक्का, फल, सब्जी, चाय, औषधि और फिर सुगंधित पौधे जैसी उत्पाद की प्रोसेसिंग, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इस योजना के तहत व्यक्तिगत निवेशक को उनके परियोजना लागत का 15% सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा, जबकि किसान उत्पादक संगठन को 25% सब्सिडी मिलेगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों 17 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला गया में शुरू हो गया। 2 अक्टूबर तक ही चलेगा। 4 दिन समाप्त हो चुके हैं और लगातार तर्पण और फिर पिंडदान आदि करने के लिए तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। इस बार 15 से 20 लाख तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है। इस मेले में हर साल की तरह इस साल भी हर तरीके की व्यवस्था की गई है। अगर आप भी पितृपक्ष मेले में गया आने वाले हैं तो फिर एक नजर आप डाल लीजिए, जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी शानदार तरीके से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। फ्री में रहने के साथ साथ और भी बाकी सुविधा दी गई है। आपको बता दूं कि मेले के चलते भीड़ काफी होती है। ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए इस बार बाईपास से सीधा मुक्तिधाम होकर के देवघाट तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दूं कि CM नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ही गया आते हैं तो आपको महंगे होटल के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहाँ होटल जैसी सुविधा निःशुल्क तीर्थ यात्रियों के लिए की गई है। गांधी मैदान में 2500 क्षमता वाले टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। यहाँ तीर्थ यात्री आराम से ठहर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेंट सिटी में हर तरीके की सुविधा
सुविधा जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। 24 घंटे पावर बैकअप की सुविधा, चिकित्सा शिविर, सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को गिफ्ट के रूप में गंगा जल दिया जा रहा है। जहाँ ये पहली बार किया गया है। मेला क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जहाँ साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। गयासुर नाम का एक और असुर था जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। जहाँ गयासुर के दर्शन करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है, ये ऐसा यहाँ का मान्यता है। यहाँ पर फल्गु नदी के किनारे भगवान राम और फिर सीता ने राजा दशरथ की आत्म शांति के लिए पिंड दान किया। यहाँ पर पिंड दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है, यहाँ का ये मानना है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति और फिर उद्धार हो जाता है, यहाँ पर लोगों का मानना है ये। दोस्तों सीमांचल के अंतर्गत आने वाले कटिहार जिला के मनिहारी अहमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत जंगला टाल इंग्लिश स्थित गोगाबिल झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य के रूप में विख्यात है। यह सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में भी यहाँ जाना जाता है। ये झील पक्षी प्रेमियों, प्रकृतिवादियों और फिर पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है, जहाँ साइबेरिया समेत अन्य देशों से करीब 300 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। आपको बता दूं कि ये बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। 218 एकड़ भूभाग में फैला गोगाबिल झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ये झील हरियाली से घिरी हुई है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और फिर जीवों का घर है। जहाँ हरे भरे परिवेश और फिर शांत वातावरण के कारण ये झील सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक झील की प्रकृति छटा का आनंद लेते हुए पक्षियों की विविध प्रजातियों को देखने का सुख प्राप्त करते हैं। झील का शांति वातावरण और फिर यहाँ की जैव विविधता इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। गोगाबिल झील में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कई अस्थायी निवासी करते हैं, जबकि कई सदियों में यहाँ पर प्रवास के लिए आते हैं और फिर प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति इस झील की सबसे बड़ी विशेषता है। जहाँ हर साल यूरोप, एशिया और फिर साइबेरिया जैसे दूर दराज इलाकों से देशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पक्षी यहाँ पर आते हैं, जहाँ इनमें से कई पक्षी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के होते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। जब बिहार सरकार ने इस क्षेत्र को पक्षी संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, जिससे यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके और इसे एक सुरक्षित पर्यावरणीय स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। दोस्तों बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को दान में जमीन मिली है तो फिर उसे भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज सौ घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत को भर करके अपने अंचल के शिविर में जमा करना होगा। जब बिहार में दान में मिली जमीन को लेकर के 5 नए आदेश दिए गए हैं। जब दान में मिली जमीन की भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज सौ घोषणा का प्रपत्र 2 भरना होगा, इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। कड़े बदल दें या फिर दान की भूमि है तो फिर दस्तावेज की छाया प्रति जमा कर सकते हैं और जमीन का सर्वे करा सकते हैं, इसको लेकर के आदेश दिए गए हैं। पर आपको बता दें कि दान की गई जमीन पर दाता का कोई अधिकार नहीं रहता है, जब दान पाने वालों का पूरा अधिकार होता है। वहीं पर विरासत में मिली प्रॉपर्टी को भी दान देने का अधिकार है, जब बशर्ते उसके कानूनी वारिस या फिर उत्तराधिकारी से उसकी इजाजत ली जाए। अगर किसी जमीन का स्टाम्प पेपर पर बदलैन किया गया है तो फिर वह दस्तावेज जमीन सर्वे में मान्य नहीं होता है। ऐसे में रैयत को जमीन की रजिस्ट्री करवानी होगी। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मानसून की सक्रियता की गिरावट के चलते बिहार के कई हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। लोगों को एक बार फिर से चिपचिपाहट और फिर तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। जब आपको बता दूं कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बिहार बारिश की संभावना काफी कम है। वहीं पर विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन सामान्य और फिर भारी बारिश की संभावना नगण्य है। आपको बता दूं कि मानसून की सक्रियता में आई कमी ने बिहार के कई जिलों को प्रभावित किया है, जिससे लोगों को गर्मी और फिर उमस से राहत नहीं मिल पा रही है। जहाँ दिन में तेज धूप और रात में बढ़ती उमस ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मौसमी बदलाव से खेतों में खरीफ फसलें भी प्रभावित हो रही है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें चिंता सता रही है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो फिर उनकी फसलें सूख सकती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और उमस भी बढ़े। फिलहाल लोगों को इस बदलते मौसम के साथ सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में मानसून फिर से सक्रिय होगा और फिर लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी।
दोस्तों बिहार के नवादा में महादलित टोले में हुए अग्निकांड के बाद पूरे देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 80 घरों को आग में झोंक दिया। इस बीच तेजस्वी यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। उन्होंने टीम को निर्देश दिया है कि 3 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट भेजी जाए ताकि आगे की कार्रवाई तेजी से की जा सके। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस हादसे की गहन जाँच के लिए कदम उठाना आवश्यक था और इसी उद्देश्य से विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम घटना की हर संभव जानकारी जुटाएगी और पीड़ित परिवार से भी मिलकर के स्थिति का आकलन करेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और फिर इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अग्निकांड के मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो गई है और उम्मीद है कि जांच टीम जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के इस कदम को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। उन्होंने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए सुनिश्चित किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी और घटना के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दोस्तों नौकरी के बदले जमीन घोटाले यानी कि लैंड फॉर जॉब में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और फिर अन्य आरोपियों को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और फिर अन्य आरोपियों को समन जारी किया जा चुका है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। जब समन जारी करके लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लालू और तेजस्वी तेज प्रताप के खिलाफ ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली बार तेज प्रताप यादव को समन भेजा जा चुका है। कोर्ट ने माना है कि मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया में पर्याप्त सबूत है। यह कोर्ट ने कहा है कि बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर हुआ है। इसके साथ ही यादव परिवार द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया है। दोस्तों एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कांग्रेस विधायक इजारुल हुसैन को जहर खाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक खुद 6 भाई हैं और उनके भी 3 बच्चे हैं। इसके बावजूद भी बच्चा पैदा करने की सलाह लोगों को दे रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को किशनगंज स्थित एआईएमआईएम कार्यालय में पार्टी द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अख्तरुल ईमान ने विपक्षियों पर जम करके निशाना साधा, तंज कसा। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुद्दा ही मुद्दा है, न रोजगार का स्रोत है, पलायन आज तक रुका नहीं है, बेटियों पर जुल्म हो रहा है, दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों का नाजायज कब्जा हो रहा है, बिहार के सीमांचल में नदियों पर पुल नहीं है, परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहां सीएम अपना इलाज करा सके, वे भी बीमार पड़ने पर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। वहीं पर कार्यक्रम के दौरान गुलाम हसनैन को युवा प्रकोष्ठ के सीमांचल प्रभारी बनाया गया है। इस दौरान कई नवमनोनीत पार्टी पदाधिकारियों को पत्र प्रदान किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता आदिल हसन आजाद, गुलाम हसनैन, जिलाध्यक्ष रहीमुद्दीन सहित कई लोग मौजूद थे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन के लिए सहरसा जिले के अमरपुर के दौरे पर थे कल। यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में मत्स्य विभाग की ओर से बायो फ्लॉक लगाया गया था, जिसमें कई तरह की मछलियां तैर रही थी। यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हुए तो फिर वहां मौजूद लोगों द्वारा बायो फ्लॉक में रखी गई सरकारी मछलियां पर टूट पड़े और फिर उन्हें अपने साथ ले गए। लोगों की इस हरकत को देख करके अधिकारी सन्न रह गए और बेबस नजर आए। दोस्तों बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। बिहार में अब हर दिन नए डेंगू मरीज का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पटना के 76 डेंगू पीड़ित हैं। इसके पहले 12 सितंबर को पूरे राज्य में सबसे अधिक 128 डेंगू पीड़ित मिले थे, जब पूरे राज्य में इस साल 1 जनवरी से 19 सितंबर तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 2241 हो गई है। पटना के बाद सबसे अधिक 10 डेंगू मरीज औरंगाबाद में मिले हैं, जब गया में 9, नालंदा में 8, मुजफ्फरपुर में 5, सीतामढ़ी में 5, गोपालगंज में 5, खगड़िया में 3, जहानाबाद में 3, पूर्वी चंपारण में 3, भोजपुर में 2, जमुई में 2, मधेपुरा में 2, सहरसा में 2, शेखपुरा में 2 और वैशाली में 2 नए डेंगू मरीज मिले हैं। वहीं पर अररिया, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, सारण, शिवहर, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में 1-1 डेंगू पीड़ित मरीज मिले हैं। पटना में डेंगू के टाइप 1 का प्रकोप अभी ज्यादा है।
दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में महादलितों की बस्ती में आगजनी की घटना पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस घटना के पीछे आरजेडी के लोगों का हाथ है, जिनकी संलिप्तता के सुराग मिल रहे हैं। वहीं पर लोग दलितों को डराने और फिर अपमानित करने में जुटे हैं। जब दलितों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने नवादा अग्निकांड को कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश बताया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि नवादा की घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 28 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने कहा है कि राजद दबंगों और फिर अपराधियों को संरक्षण देकर के राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की जो साजिश कर रहा है वह कभी भी सफल नहीं होगा। जब आपको बता दूं कि नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की भदोखरा पंचायत के देदौर गांव के खुरी गंगा नदी के किनारे स्थित कृष्ण नगर टोले में 100 से 150 लोगों ने फायरिंग करके हमला कर दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक घटना के वक्त उनके घरों में खाना बन रहा था, जब कुछ महिलाएं अपने घरों के बाहर बैठ करके छोटे बच्चों को खाना खिला रहे थे। लेकिन इस बीच करीब फायरिंग की गई और बाकी 80 घर जला दिए गए। दोस्तों, बिहार में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बिहार भर में मेहरबान है। जब पिछले कुछ महीने में मोदी सरकार ने बिहार को स्पेशल पैकेज 3 एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, 3 वंदे भारत ट्रेन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दरभंगा एम्स समेत कई बड़ी योजनाओं को देने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में बिहार के 3 और रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। इसमें झंझारपुर, मोकामा और बरहड़िया स्टेशन शामिल है। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। अब ये तीनों स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए हर तरीके की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आदेश जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से जदयू सांसद ललन सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। इनके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसे झंझारपुर रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात करार दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पहले से ही अमृत भारत योजना में शामिल है। अब इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में 3 और स्टेशन बढ़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मुंगेर वासियों को खुशखबरी, रेल मंत्री ने मेरे अनुरोध पर संसदीय क्षेत्र मुंगेर के मोकामा और फिर बरहड़िया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने को स्वीकृति दे दी है। जब पूर्व में बरहड़िया रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि मोकामा और फिर बरहड़िया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने को लेकर के रेल मंत्री जी जो से बात करूंगा। मैंने दिल्ली वापस आते ही रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वे मोकामा और फिर बरहड़िया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करें। मेरे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, सहरसा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंदिर का उद्घाटन किया जो कि अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में ब्राह्मण नहीं बल्कि नाई समाज के लोग पूजा कराते हैं। दरअसल सहरसा जंक्शन से 5 किलोमीटर दक्षिण और फिर सोनवर्षा कचहरी स्टेशन से 5 किलोमीटर उत्तर दिवारी गाँव में देवी का ये मंदिर अप्राचीन है। जब मान्यता है कि यहाँ पर भगवती की 5 बहन एक साथ विद्यमान है, जहाँ विषहरी के नाम से ये मंदिर विख्यात है। जानकारी के मुताबिक प्राचीन काल में ये मंदिर फूस की झोपड़ी में था। जब बाद में भक्तों ने ईंट और फिर खरपेल का एक छोटा सा घर बना करके उसे मंदिर का रूप दे दिया। लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई और फिर अब ये अति विशाल और आकर्षित मंदिर का रूप ले चुका है। बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत मंदिर परिसर में एक बड़े और फिर सुसज्जित तालाब का भी निर्माण कराया गया है। स्थानीय सांसद दिनेश चंद्र यादव के प्रयास मंदिर परिसर में विवाह भवन, यात्री शेड और फिर बैठकी का निर्माण कराया गया है। दोस्तों, पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जब बीते गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो फिर इस बात का कयास लगाया जाने लगा है कि राजनीति में एंट्री कर सकते हैं क्या सिंघम जी। सिंघम के नाम से चर्चित बिहार कैडर के IPS शिवदीप लांडे ने अब इसे खारिज कर दिया है। जब उन्होंने शुक्रवार यानी कि 20 सितंबर को कल इसको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से पोस्ट किया है। शिवदीप लांडे ने लिखा है कि सर्वप्रथम मैं पूरे दिल से सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि कल से मुझे जो प्यार और प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है वो मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मेरे कल के त्यागपत्र के बाद कुछ मीडिया वाले इस संभावना को तलाशने में लगे हैं कि शायद मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने जा रहा हूँ। मैं इस पोस्ट के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी बात हो रही है और ना ही किसी पार्टी के विचारधारा में से मैं जुड़ रहा हूँ। कृपया करके मेरे नाम से किसी के साथ जोड़ करके ना देखें। आपको बता दूं कि IPS शिवदीप लांडे को लेकर के सबसे अधिक चर्चा इस बात की थी कि वे जनसुराज से जुड़ सकते हैं। आगामी 2 अक्टूबर
नवंबर को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पार्टी का गठन करने वाले हैं। यह पार्टी का संविधान भी तैयार हो रहा है। इसमें कई रिटायर IAS और फिर IPS अधिकारी जुड़ रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी पार्टी के गठन में कुछ महीने बचे हैं और फिर इस बीच जैसे ही शिवदीप लांडे ने इस्तीफा का ऐलान किया तो फिर चर्चा शुरू हो गई कि वे प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं जुड़ने वाले। अब उन्होंने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। यहाँ शिवदीप लांडे ने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है और मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद ये चर्चा है कि इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर एक देश एक चुनाव को लेकर के संसद में जल्द ही बिल लाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के इस कोर एजेंडे को बिहार के दोनों ही सहयोगी दलों के समर्थन मिल रहा है। JDU से लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन किया है। बिहार के इन सहयोगियों से बीजेपी को मिला समर्थन पार्टी मोदी सरकार के लिए सकारात्मक रहा है, क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर एनडीए का पूरा गुट एक साथ खड़ा दिख रहा है। इससे पहले लेटरल एंट्री से लेकर के वक्फ संशोधन या फिर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दल बिखरे नजर आ रहे थे। मोदी सरकार को यह भी स्पष्ट करना पड़ा है कि वह आपत्तियों के बाद अनुसूचित जातियों के लिए कोटा के उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के साथ नहीं जाएगी। JDU के सलाहकार केसी त्यागी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि बिहार के CM नीतीश कुमार ने 4 साल पहले एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। इससे हमारे जैसे छोटे दलों को कम चुनावी फंड के साथ मदद मिलेगी। दोस्तों, क्या बिहार में भूमि सर्वे रुक जाएगी? CM नीतीश कुमार ने इसको लेकर के अब सच्चाई बता दी है। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगने की चर्चाओं को अफवाह बताया है। जहाँ साथ ही साथ ये दावा किया है कि जमीन सर्वे तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। जहाँ समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि अब तक कुल मौजों में से 41,333 में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है। उन्होंने बताया है कि निदेशालय की वेबसाइट पर 37,974 मौजों को अपलोड किया गया है। इसे वेबसाइट पर देखा भी जा सकता है। जब बैठक में राज्य में उन 4,341 गाँव की समीक्षा की गई है जहां पर भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है। जहां अभी 445 अंचलों में 100 घोषणा का काम चल रहा है। सभी मौजों का प्रपत्र 5 यानी कि टेरिज लेखन जारी है। आने वाले समय में इसमें और तेजी लाएगी। जब समीक्षा से पता चलता है कि अभी तक करीब 25 लाख लोगों ने 100 घोषणा पत्र जमा किया है। ऑनलाइन 100 घोषणा पत्र जमा करने वालों की संख्या करीब 11 लाख है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में 100 घोषणा पत्र की कम संख्या के लिए दोनों जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सचिव ने कहा है कि विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन 100 घोषणा पत्र dlrs.bihar.gv.in पर अपलोड करें, जहां उपलब्ध कागजात ही संकलन करें। अगर जमीन खतियानी है तो फिर वंशावली खुद से बनाएं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, बिहार में पूर्णिया के बहुचर्चित गोपाल यादव का हत्याकांड में जदयू की पूर्व विधायक और वर्तमान में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती पर प्रशासन का शिकंजा आखिर कस ही गया है। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद बीमा भारती के घर की कुर्की जब्ती कर ली है। जब गौर करने वाली बात यह है कि बीमा भारती पर कानून का शिकंजा अचानक नहीं कसा गया। बीमा भारती की तरफ से एक के बाद एक कई गलतियां हुई, जिसके बाद वे कानूनी शिकंजे में फंसती चली गई। रुपौली की पूर्व विधायक रही बीमा भारती का विवादों से चोली दामन का नाता रहा है, साथ रहा है। जब अब वो विवाद राजनीति हो या फिर कोई और कारण, बीमा भारती हमेशा खबरों में बनी रही। बीमा भारती की शादी अवधेश मंडल से हुई है। अवधेश मंडल की गिनती इलाके के दबंग लोगों में होती है। बीमा भारती ने सन 2000 में राजनीति में अपनी पारी का आगाज किया था, जब तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रुपौली विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को पेश किया था, जहां अपने पहले ही चुनाव में बीमा भारती ने जीत हासिल की। इसके बाद उनका झुकाव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ हुआ और फिर वे राजद में शामिल हो गई। हालांकि 5 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में उनको जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन इसी साल अक्टूबर में फिर से विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी वापसी की और फिर रुपौली सीट से जीत दर्ज की। राजद में रहने के बाद बीमा भारती CM नीतीश कुमार के प्रति आस्था जताते हुए JDU में शामिल हो गए और उसके बाद सन 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में वे जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के रूप में फिर से जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद इसी साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन RJD की टिकट से वो हार गए।